वर्ष विज्ञान के तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम पेप्टाइड सिंथेसिस के अंतर्गत ठोस प्रावस्था विधि या सॉलिड फेज मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। मैरीफील्ड की ठोस प्रावस्था विधि ने पेप्टाइड संश्लेषण के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी थी। मैरीफील्ड ने इस विधि के द्वारा 6 सप्ताह की अवधि में 124 एमिनो अम्लों का संश्लेषण किया। एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज का संश्लेषण भी इसी विधि के द्वारा किया गया। राइबोन्यूक्लियेज के संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 369 रसायन और 11,931 स्टेप्स के अंतर्गत एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज का संश्लेषण किया गया। इस विधि में एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह को एक इनसॉल्युबल पॉलीमर रेजिन के साथ प्रोटेक्ट किया जाता है। एमिनो अम्ल को पहले टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल समूह से परिरक्षित किया गया। डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोमाइड या DCC की उपस्थिति में संघनन कराया गया। तत्पश्चात ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के द्वारा बहुलक युक्त डाइपेप्टाइड को प्राप्त किया गया और रेजिन की सक्रिय एसाइल यौगिक के साथ क्रिया के द्वारा पॉलीपेप्टाइड संरचना का निर्माण किया गया। आप स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले हमने एमिनो एसिड लिया और एमिनो एसिड की पॉलीमर के साथ अभिक्रिया करवाई। पॉलीमर के साथ अभिक्रिया करवाए जाने पर COOS समूह के साथ वो पॉलीमर रेजिन जुड़ गया। उसके पश्चात उसकी DCC के साथ अभिक्रिया करवाई। DCC के साथ अभिक्रिया करवाए जाने पर एसिड के एक तरफ प्रोडक्शन पॉलीमर के द्वारा है और दूसरी तरफ NH ग्रुप को हमने DCC के द्वारा प्रोटेक्ट किया। अब हम उसकी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाने पर डाइपेप्टाइड प्राप्त होता है और इसी तरह से इस अभिक्रिया को आगे बहुत सी स्टेप में करवाए जाने पर हमें पॉलीपेप्टाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह की पेप्टाइड निर्माण की जो ये विधि है, ये विधि बहुत ही अच्छी, शुद्ध परिणाम देने वाली और सरलता से होने वाली तथा शीघ्र परिणाम देने वाली विधि है। और आजकल ज़्यादातर पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण इस विधि के द्वारा किया जाता है और इसीलिए ये मैरीफील्ड की जो सॉलिड फेज मेथड है, ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है। अब हम लेते हैं पेप्टाइड की संरचना। पेप्टाइड अणु की संरचना ज्ञात करने के लिए अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है, फिर जिससे हमें एमिनो अम्ल की प्राप्ति होती है। फिर एमिनो अम्ल को हम क्रोमेटोग्राफी मेथड के द्वारा या वर्णलेखिकी मेथड, जो कि बहुत से प्रकार की होती हैं, इन वर्णलेखिकी मेथडों में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और सिंपल वर्णलेखिकी, पेपर क्रोमेटोग्राफी या कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इन किसी भी क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा हम इसको पृथक कर सकते हैं। प्रत्येक एमिनो अम्ल की पहचान और उसका अनुपात ज्ञात करना भी एक कठिन कार्य है और किस अनुक्रम के द्वारा या किस सीक्वेंस के द्वारा ये एमिनो एसिडों ने जुड़े हुए हैं, इन सब को ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग विधियों का सहारा लेते हैं कि कौन सा टर्मिनल है, C टर्मिनल है, N टर्मिनल है या किस तरह का एमिनो एसिड किसके साथ जुड़ा हुआ है। इस सब के लिए हम अलग अलग विधि का सहारा लेते हैं। पहली विधि हम लेते हैं N टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस के लिए। N टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस के लिए 2 महत्वपूर्ण विधियां हैं। एक है सेंगर की विधि और दूसरी है एडमान की मेथड। C टर्मिनल एनालिसिस के लिए भी विधि है, एक विधि अलग से है। पहले हम N टर्मिनल एनालिसिस या N टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस की विधि के बारे में हम बात करते हैं। इस विधि के अंतर्गत पेप्टाइड की क्रिया 1-फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन या DNFB से की जाती है, जिससे पेप्टाइड में फ्री NH2 समूह रखने वाले एमिनो अम्ल से N डाइनाइट्रोफेनिल या DNP व्युत्पन्न की प्राप्ति होती है। इस समय जो अभिक्रिया होती है वह है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा प्रतिस्थापित पेप्टाइड जो प्राप्त हुआ उसका जल अपघटन किया जाता है और 2,4-DNP जहाँ पर N टर्मिनल पर जुड़ा हुआ है उसको पृथक कर लिया जाता है और N अंतस्थ अवशेष को अन्य एमिनो अम्लों से पृथक करके उसकी पहचान कर ली जाती है। यानी N टर्मिनल वाला जो है वो पहचान हो जाता है और बची हुई पेप्टाइड इकाई अलग हो जाती है। तो ये वाली जो मेथड है वो है सेंगर की विधि। दूसरी विधि है एडमांस मेथड। एडमान नामक वैज्ञानिक ने इस विधि को दिया था। इस विधि में पेप्टाइड का जल अपघटन नहीं किया जाता है और इसमें फेनिल आइसोथायोसाइनेट से एन फेनिल थायोकार्बेमेल डेरिवेटिव प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नाइट्रोमेथेन या एसिटिक एसिड की उपस्थिति में यह व्युत्पन्न अन्य बंधनों को नष्ट किए बिना थायोहाइड्रेंटाइन बनाता है। ये थायोहाइड्रेंटाइन को पृथक करके हम पहचान लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एमिनो एसिड को लेते हैं। एन एमिनो एसिड की फेनिल आइसोथायोसाइनेट के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। इसमें पीएच का मान 8 से 9 के बीच में रखा जाता है और उसके बाद इस जो प्रोडक्ट बना उसके अंदर एसिटिक एसिड और मिथाइल नाइट्रेट HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है और फेनिल थायोहाइड्रेन मिलता है और बची हुई पेप्टाइड इकाई प्राप्त हो जाती है। बची हुई पेप्टाइड इकाई के साथ बार बार क्रिया करा करके पूरी जो श्रृंखला है उसकी संरचना को ज्ञात किया जा सकता है। तो इन दो विधियों के द्वारा हम एन टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस करते हैं या पेप्टाइड में कौन कौन से अमीनो एसिड हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अगली जो विधि है वो है सी टर्मिनल एनालिसिस की। सी टर्मिनल एनालिसिस के लिए इस विश्लेषण में पेप्टाइड को हम हाइड्राजीन के साथ गर्म करते हैं। हाइड्राजीन NH2 के साथ गर्म करके पेप्टाइड बंधनों को हाइड्राएजाइड में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी एजाइड ग्रुप बना दिया जाता है और एजाइड सी अंतस्थ या सी टर्मिनल एमिनो एसिड के मुक्त एमिनो अम्लों की तरह से इसको पहचाना जा सकता है और अन्य एमिनो अम्ल हाइड्रोजाइड की तरह से प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम एमिनो एसिड लेते हैं, उसकी हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया कराने पर वो एमिनो एसिड जो है वो अलग अलग दो छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है और सी टर्मिनल अलग निकल जाता है और फिर एमिनो एसिड को अलग अलग हम चाहे क्रोमेटोग्राफिक मेथड के द्वारा या किसी अन्य विधि के द्वारा हम उन्हें अलग कर सकते हैं। पैनक्रियास से प्राप्त कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम का सी टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड पर आक्रमण से सी टर्मिनल एमिनो एसिड बनाता है। बची हुई पेप्टाइड इकाई के साथ ये क्रिया बार बार दोहराते हैं और हम सी टर्मिनल एसिड्स जो है प्राप्त कर लेते हैं और इससे हम पता कर लेते हैं कि कौन कौन से एमिनो एसिड इसके अंदर उपस्थित हैं। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम भी जो है अलग अलग एमिनो एसिड सी टर्मिनल वाले कौन कौन से हैं उसका पता करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे हमारे पास 5 एमिनो एसिड हैं, फिनाइल एलेनिन ग्लाइसिन और मेथियोनिन और ग्लूटामिक एसिड। इसकी कार्बोक्सीपेप्टिडाइज के साथ अभिक्रिया करवाई तो इसके साथ अभिक्रिया कराने पर इसने सी टर्मिनल को प्रोटेक्ट कर लिया। फिर सी टर्मिनल को प्रोटेक्ट करने के बाद इसमें से एक जो है वो फिनाइल एलेनिन ग्लाइसिन मेथियोनिन और ग्लूटामिक एसिड कौन सा है, क्योंकि सी टर्मिनल जो है ग्लूटामिक एसिड का था इसलिए वो सबसे पहले किसको तोड़ देता है, ग्लूटामिक एसिड को। फिर उसके बाद वो अलग हो जाता है ग्लूटामिक एसिड। फिर अब वापस रिपीट कराया जाता है तो फिर ग्लूटामिक एसिड के साथ जो है अगला वाला जो एमिनो एसिड है, जैसे मेथियोनिन है तो नेक्स्ट स्टेप में अलग होगा। फिर उसके बाद ग्लाइसिन है वो उससे नेक्स्ट स्टेप में अलग हो जाएगा। एलेनिन है तो उससे अगले स्टेप में अलग हो जाएगा और फिर लास्ट में हमारा फिनाइल एलेनिन बचेगा। तो इस तरह से अलग अलग जो वो है पॉलीपेप्टाइड चेन है, उन पॉलीपेप्टाइड चेन से उनके एमिनो एसिड कंपोनेंट को अलग अलग करके और उनको भली प्रकार से पहचाना जा सकता है।
इस विधि में बड़े बड़े यदि पेप्टाइड अणु होते हैं तो प्राप्त सभी सी टर्मिनल एसिड का सीक्वेंस प्राप्त करना ज़्यादा कठिन कार्य हो जाता है। एक अन्य विधि में पेप्टाइड का अम्लीय या एंजाइम द्वारा आंशिक जल अपघटन करवाया जाता है तथा प्राप्त छोटे छोटे डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड आदि की पहचान करके पूरी पेप्टाइड श्रृंखला का अनुक्रम बना लिया जाता है। तो इस तरह से पॉलीपेप्टाइड्स का जो प्रक्रम है पेप्टाइड सिंथेसिस के, सबसे पहले हमने यहाँ पर पेप्टाइड की बात करी, फिर पेप्टाइड संश्लेषणों की बात करी और पेप्टाइड संश्लेषणों के अंदर विभिन्न प्रक्रम थे जिसके अंदर कार्बोबेंजॉक्सी मेथड, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनाइल मेथड और ठोस अवस्था या सॉलिड फेज मेथड की बात करी। और इसके अलावा हमने पेप्टाइड की संरचनाओं को ज्ञात करने के क्या अलग अलग तरीके हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इस तरह से एमिनो एसिड और प्रोटीन से संबंधित एमिनो एसिड का संश्लेषण, उनके भौतिक और रासायनिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं, और इसके पश्चात हमारे पेप्टाइड से संबंधित सारा मैटर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टर्न पर हम प्रोटीन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी आपको बता देते हैं। प्रोटीन वास्तव में नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जंतु तथा वनस्पति दोनों के अंदर पाए जाते हैं। यानी एनिमल्स में भी प्रोटीन उपस्थित है और प्लांट्स में भी प्रोटीन उपस्थित है। प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटियोस। प्रोटियोस यानी प्रारंभिक पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जिनके बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, यानी बहुत ही आवश्यक पदार्थ हैं जीव जंतु को, वनस्पतियों को के शरीर को चलाने के लिए। इस कारण से प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, जीव जंतुओं के लिए पाया जाने वाला आवश्यक पदार्थ, और ये वनस्पति और जंतुओं दोनों के अंदर उपस्थित होता है। ये प्रोटोप्लाज्म में भी विद्यमान होता है। वनस्पति या प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रेट एवं अमोनियम अम्लों के द्वारा सौर ऊर्जा से अपने प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जीव जंतु अपने भोजन में प्राप्त वनस्पति और जंतु प्रोटीन को एंजाइम द्वारा जल अपघटित करके एमिनो अम्ल बनाते हैं। जंतु एवं मानव शरीर इन्हीं अम्लों का पुनः इन्हीं अम्लों से प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। वास्तव में प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। एक वह प्रोटीन जो वनस्पतियों के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें हम वनस्पति प्रोटीन या वेजिटेबल प्रोटीन कहते हैं। ये वेजिटेबल प्रोटीन मुख्य रूप से बीजों में, दालों में और हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के प्रोटीन जो होते हैं वो हैं जंतुविक प्रोटीन या एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन दूध, मांस, अंडा आदि में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन स्किन में, मसल्स में, टिश्यूज़ में, हेयर्स में, नेल्स में और ब्लड में, ये सब मेनली एनिमल प्रोटीन होते हैं। तो एनिमल प्रोटीन जो है वो जंतुओं से प्राप्त जो प्रोटीन या जंतुओं के जो प्रोटीन होते हैं उनको हम एनिमल प्रोटीन कह देते हैं, और जो प्लांट्स के प्रोटीन हैं उनको हम पौधों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन कहते हैं। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं कि प्रोटीन्स का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। प्रोटीन्स का वर्गीकरण उनके भौतिक गुणों, विशेषकर विलेयता के आधार पर किया जाता है, और ये प्रोटीन मुख्य रूप से दो भागों में बांटे गए हैं। एक है साधारण प्रोटीन और दूसरे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। साधारण प्रोटीन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, स्क्लेरोप्रोटीन, ग्लोब्युलिन, ग्लूटेनिन, हिस्टोन, प्रोलानिन और पोटामिन।
संयुग्मित प्रोटीन भी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। ये संयुग्मित प्रोटीन हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, वर्ण प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। इसके अलावा इनके डिग्रेडेड प्रोडक्ट भी होते हैं प्राथमिक प्रोटियोज, द्वितीयक प्रोटियोज, विकृत प्रोटीन, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। और इसके अलावा एक अन्य वर्गीकरण के अंतर्गत इनको ग्लोब्यूलर प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन में बांटा गया है। तो इस सभी प्रोटीन प्रकार के प्रोटीन्स के बारे में हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।